Hello guys, you're with me at Unlimited Learning. Today I'm going to teach you the paraphrase of Merchant of Venice Act 1 Scene 2. So let's get started. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सीन कहाँ हुआ। ये सीन होता है बेलमोंट में, पोर्शिया के घर के एक रूम में। पोर्शिया और नरिसा खड़ी बातें कर रही थी। तो पोर्शिया नरिसा को बोलती है कि नरिसा, मैं इस दुनिया से थक चुकी हूँ। फिर नरिसा बोलती है कि मैडम, आपके लाइफ में जितनी मिजरीज हैं, जितने सैडनेस है या जितने भी प्रॉब्लम्स है, अगर उतने ही अमाउंट में आपके लाइफ में हैप्पीनेस होता तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहती। वो कहना चाहती है कि अगर कोई इंसान ओवर फीडिंग करता है तो ओवर फीडिंग करने से उसके पेट में दर्द होगा या फिर उसे प्रॉब्लम होगा, वो इल हो जाएगा, उसका हेल्थ खराब हो जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह अगर कोई इंसान जिसे खाना ना मिल रहा हो वो स्टार्व करेगा तो जो इंसान ओवर फीडिंग कर रहा है उसकी कंडीशन बिल्कुल उस इंसान की तरह होगी जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यानी कि जब हमारे पास कोई चीज़ एक्सेस अमाउंट में हो तो हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं या फिर हमारे लाइफ में हैप्पीनेस उतनी नहीं रहती, और अगर हमारे पास कुछ ना हो तब भी हम खुश नहीं रहते। इसलिए यह बेटर है कि हम मॉडरेट अमाउंट में सब कुछ हमें मिले। फिर अब पोर्शिया बोलती है कि जो भी तुमने बातें कही सुनने में तो अच्छी लगती है और बातें भी अच्छी हैं। अब नरिसा बोलती है कि मैडम, मैंने जो कुछ भी कहा वो तो अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप इसे फॉलो करें। मतलब अगर लोग अच्छी बातों को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर होगा। पोर्शिया बोलती है, अच्छी बातें करना तो आसान है, लेकिन उन बातों को पूरा करना बहुत मुश्किल। अगर इतना ही आसान होता ना तो छोटे छोटे चैपल्स अभी तक चर्च बन चुके होते। यहाँ तक कि छोटे छोटे घर जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं वो छोटे छोटे घर अभी तक पैलेस बन चुके होते। एक अच्छा प्रीस्ट वो होता है जो अपने इंस्ट्रक्शंस, अपने टीचिंग्स को खुद मानता है, खुद फॉलो करता है। मैं खुद बहुत सारे लोगों को बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ कि क्या अच्छी चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, लेकिन जब मुझे खुद उन चीज़ों को जब फॉलो करने बोला जाएगा तब मैं नहीं कर पाऊँगी। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे ब्लड या फिर बॉडी के लिए रूल्स बनाता है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। पोर्शिया बोलती है कि जो ये यूथ है ये हाई स्पिरिटेड हेयर या रैबिट की तरह होता है। ये करता क्या है, इस एज में इंसान सारे गुड एडवाइस को भूलकर आगे बढ़ते हैं, यानी कि उनके मन में जो भी आता है वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ये गुड एडवाइसेस है ये बहुत ज़्यादा स्लो है या फिर क्रिपल है। अब पोर्शिया बोलती है कि मैं ये लॉजिक अपने हस्बैंड के चॉइस में नहीं लगा सकती। मैं कितनी ज़्यादा अनलक्की हूँ या फिर कितने ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हूँ। मैं अपने हस्बैंड को ना चूज़ कर सकती हूँ ना उस इंसान को डिसलाइक कर सकती हूँ जो करेक्ट कास्ट चूज़ किया हो। फिर नरिसा बोलती है कि पोर्शिया, आपके जो फादर थे वो नोबल थे या फिर वर्चुअस इंसान थे, होली इंसान थे, और ऐसे इंसान, ऐसे होली मैन को उनके डेथ पे कुछ होली गाइडेंस मिलती है या फिर गॉडली इंस्ट्रक्शंस मिलती है। इसीलिए तो उन्होंने आपके लिए, आपकी शादी के लिए लॉटरी ऑफ कास्केट्स को डिज़ाइन किया, और जो इंसान करेक्ट कास्केट को चूज़ करेगा वो सचमुच आपको डिज़र्व करता होगा, यानी कि वो सचमुच आपको प्यार करता होगा, तभी वो करेक्ट कास्केट को चूज़ करेगा। फिर पोर्शिया को नरिसा बोलती है कि मैडम, आप मुझे ये बताइए कि आप इन सूटर्स के बारे में क्या फील करते हो। तो पोर्शिया बोलती है कि मुझे एक एक कर उनका नाम बताओ, मैं उनके बारे में तुम्हें डिस्क्राइब करूंगी। तो नरिसा बोलती है कि सबसे पहले नियोपॉलिटन प्रिंस के बारे में बताइए। तो पोर्शिया बोलती है कि वो यंग मैन, वो तो बिल्कुल एकदम रफ है और एकदम इनएक्सपीरियंस्ड इंसान है। वो एक यंग हॉर्स की तरह है। वो दिन भर अपने हॉर्स के बारे में ही बात करता है और उसे लगता है कि वो अपने हॉर्स को खुद कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। तो नरिसा बोलती है कि ठीक है, आप काउंट पैलेटाइन के बारे में बताइए। तो पोर्शिया बोलती है कि वो कुछ नहीं करता है, बस वो दिन भर फ्राउन करता है या फिर एक ग्लूमी एक्सप्रेशन, एंग्री लुक देता है।
उसे देखकर ऐसा लगता है कि अगर पोर्शिया उसे चूज नहीं करेगी तो उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हैप्पी स्टोरी सुनकर भी सैड ही रहता है। मुझे तो ये डर है, इस बात का डर है कि कहीं वो वीपिंग फिलोसोफर ना बन जाए। वीपिंग फिलोसोफर कौन था? वीपिंग फिलोसोफर एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने अपना लाइफ बहुत रिक्लूसिव या फिर बहुत सैडिस्टिक वे में जिया, या फिर वो सब कुछ छोड़कर माउंटेन्स चला गया। और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट थी उसके अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा डिसलाइक। एंड बिकॉज ऑफ हिज ग्लूमी व्यू, उसका जो लाइफ को देखने का जो ग्लूमी नज़रिया था, या फिर एक बहुत अजीब सा जो नज़रिया था, हमेशा जो सैड रहता था, इसलिए उसका नाम वीपिंग फिलोसोफर रख दिया गया। पोर्शिया बोलती है कि इतने यंग एज में ही इसके अंदर ये अजीब सा सैडनेस है, या फिर ये स्ट्रेंज सैडनेस है। पोर्शिया बोलती है कि मुझे इन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करना, इससे बेटर कि मैं किसी स्केलेटन से शादी कर लूँ। तो अब नरिसा बोलती है कि पोर्शिया, फ्रेंच लॉर्ड के बारे में बताइए, मेजर ली बॉन के बारे में, आप उनके बारे में क्या सोचती है? पोर्शिया बोलती है कि भगवान ने उसे बनाया, तो चलो ये मान लेते हैं कि वो एक इंसान है, लेकिन सच्चे बोला जाए ना तो मतलब ये पाप है किसी इंसान के बारे में क्रिटिसाइज करना। लेकिन मैं उसके बारे में क्या कहूँ, वो इंसान ही ऐसा है। वो नेपोलिटन से भी ज़्यादा अपने हॉर्स के बारे में बात करता है, उससे भी ज़्यादा उसे लगता है कि अपने हॉर्स को कंट्रोल करना बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा उसके अंदर सबसे बुरी हैबिट है, वो काउंट पैलेटाइन से भी ज़्यादा फ्राउन करता है। उसके अंदर हर एक इंसान का कैरेक्टर है, लेकिन खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। अगर थ्रोसल नाम का बर्ड, इंग्लिश बर्ड, अगर गाने लगेगा तो वो क्या करेगा? वो सीधे कूद जाएगा, जंप करने लगेगा, वो अपने खुद के शैडो से लड़ने लगेगा। वो उस बर्ड को देख के बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। और मैं अगर उससे शादी करती हूँ, इसका यही मतलब होता है कि मैं 20 हस्बैंड से शादी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद का तो कोई कैरेक्टर है नहीं, उसके अंदर बाकी सारे लोगों के कैरेक्टर भरे हुए हैं। इसके अलावा अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं उसे इस बात के लिए माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो मुझे पागलों की तरह अगर प्यार करता है, इफ़ ही लव्स मी टू मैडनेस, तब मैं कभी उसे लव बैक नहीं कर सकती, कभी मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। फिर नरिसा बोलती है कि ठीक है, चलो आप मुझे ये बताओ कि फैल्कन ब्रिज के बारे में आप क्या सोचती हो, जो कि इंग्लैंड का यंग प्रिंस है। तो पोर्शिया बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है नरिसा कि मैं उससे बात नहीं करती, क्योंकि ना मैं उससे समझती हूँ और ना वो मुझे समझता है, ना उसे लेटिन, फ्रेंच और इटालियन में से कोई लैंग्वेजेस आता है, और ना ही मुझे इंग्लिश आता है बोलने। क्योंकि अगर तुम कभी कोर्ट में आई होगी और देखी होगी कि मेरा इंग्लिश कितना ज़्यादा वीक है। वो बोलती है कि वो एक प्रॉपर मैन है, यानी कि वो दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे इंसान से कौन बात कर सकता है जिसकी भाषा ना तुम्हें आती हो और ना उसे तुम्हारी भाषा आती हो। फिर वो बोलती है कि उसका ड्रेस देखो, वो कितने अजीब तरीके से ड्रेस्ड अप है। ऐसा लगता है कि उसने अपने जैकेट इटली से खरीदे हैं, ब्रीचेस तो लगता है कि फ्रांस से खरीदे हैं, और उसका जो बोनेट है, बोनेट का यहाँ पे मतलब होता है हैट, ब्रिमलेस हैट उसने जर्मनी से लिया है, और बिहेवियर तो लगता है कि हर जगह का बिहेवियर उसके अंदर है। फिर नरिसा बोलती है कि स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में क्या ख्याल है, जो कि इंग्लैंड वाले प्रिंस का, यानी कि फैल्कन ब्रिज का नेबर है। पोर्शिया बोलती है कि जो स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड का जो प्रिंस था, उसके अंदर एक नेबरली चैरिटी है। अब ये नेबरली चैरिटी क्या है? एक्चुअली ये लव है। किसके लिए? इंग्लिश मैन के लिए या फिर इंग्लैंड के लिए। एक्चुअली ये लव था क्या? ये एक्चुअली एक सैटारिकल नोट है या फिर एक टाइप का आयरनी है। हुआ क्या था कि जो इंग्लैंड का कोई इंग्लिश मैन ने स्कॉटलैंड को एक घूसा मारा, तो तब से जो स्कॉटिश लॉर्ड था उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो इसका बदला उससे लेकर रहेगा। तो फ्रेंच लॉर्ड ने एक बॉन्ड साइन किया और उसने ये डिसाइड किया कि वो स्कॉटलैंड की हेल्प करेगा। फिर नरिसा बोलती है कि यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू के बारे में तुम क्या सोच रखती हो? तो पोर्शिया बोलती है
कि सुबह में वो बहुत अजीब, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर होता है। उसका बिहेवियर सुबह में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जब वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है। और सबसे ज़्यादा ख़राब बिहेवियर उसका आफ्टरनून में होता है, जब वो ड्रंक होता है, पिया हुआ रहता है। जब वो बेस्ट होता है, उसके बेस्ट कैरेक्टर में वो एक इंसान से थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता है, और जब वो वर्स्ट हो तब वो 20 से थोड़ा अच्छा होता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अजीब है, स्ट्रेंज है। पोर्शिया बोलती है कि जो सबसे वर्स्ट चीज़ हो सकती है वो ये है कि शायद अगर उसने करेक्ट कास्केट चूज़ किया तो मैं उससे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। तो नरेसा बोलती है कि अगर उसे कास्केट चूज़ करने का मौका मिले और अगर वो सही कास्केट चूज़ कर ले तो क्या अपने फादर के विल से कतराएंगी? यानी कि अपने फादर का जो विल है, यानी कि जो करेक्ट कास्केट चूज़ करता है वो आपको जीतेगा, तो मतलब उनके विल से आप कतराएंगी, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी? तो पोर्शिया बोलती है कि मुझे इसी बात का तो डर है, इसलिए मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो गलत कास्केट होगा उस पर तुम डेनिश वाइन रख देना। और क्या होगा, उस इंसान के अंदर जो डेविल है वो उसे टेम्प्ट करेगा कि वो गलत कास्केट को चूज़ करे, और इसी तरीके से मुझे उसे कभी भी चूज़ नहीं करना पड़ेगा, या वो करेक्ट कास्केट कभी भी नहीं चूज़ कर पाएगा। फिर नरेसा बोलती है कि मैडम, आपको इस बात का चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सूटर्स ने मुझे अपने डिसीजंस बता दिए हैं और इनमें से कोई भी सूटर अब यहाँ रुककर आपको परेशान नहीं करेगा, वो सारे अपने घर वापस जा रहे हैं। तो वो बोलती है कि अब ये सूटर्स तो नहीं है, तो अब आपको अपने फादर के अगेंस्ट, यानी कि कोई और तरीके से ही आपको अपनी शादी करनी होगी। फिर पोर्शिया बोलती है कि अगर मेरे फादर के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई चूज़ नहीं करता तो मैं सिबिलिया की तरह एक ओल्ड लाइफ जीऊँगी और डायना की तरह हमेशा चेस्ट या प्योर रहूँगी। सिबिलिया कौन थी? तो सिबिलिया रोमन मिथ के अकॉर्डिंग शी वॉज अ प्रोफेटेस। अपोलो ने उसे, उसके हाथ में जितने ग्रेन्स थे, उसके हाथ में सैंड था, और उस सैंड में जितना ग्रेन्स था अपोलो ने उसे उतनी लंबी लाइफ दी। क्यों? क्योंकि उसने उसका लव को ठुकराया। तो वो बोलती है कि मैं सिबिलिया की तरह एक ओल्ड वुमन की तरह लाइफ जीऊँगी जब तक मेरे फादर के अकॉर्डिंग कोई मुझे चूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे पोर्शिया की ओबीडियंस ही देखी जा रही है कि क्योंकि वो कितनी ओबीडियंट डॉटर थी। पोर्शिया बोलती है कि अच्छा ही हुआ ये सारे फूल्स, ये सारे फुलिश सूटर्स चले गए, ये सारे रीजनेबल थे और लॉजिकल थे। अच्छा हुआ कि ये लोग चले गए, भगवान इनको हैप्पी जर्नी दे। और इसके साथ ये भी बोलती है कि इनमें से कोई भी ऐसा सूटर नहीं है जिनके लिए मेरे अंदर थोड़ा सा भी अफेक्शन हो, या जिसके बारे में मैं थोड़ा सा भी अभी सोच रही हूँ, या जिसे मैं याद कर रही हूँ, जिनके जाने पर मैं याद करूँगी या कर रही हूँ। तब नरेसा बोलती है कि पोर्शिया, क्या आपको याद है आपके फादर जब थे उस टाइम पे एक इंसान जो कि वेनेशियन है, स्कॉलर है और सोल्जर है, वो मार्क्यूस ऑफ मोंटफेरेट के साथ आया था कोर्ट में। तो पोर्शिया बोलती है हाँ, उसका नाम बेसानियो था। तो नरेसा बोलती है कि सचमुच मैडम, वही एक ऐसा इंसान था जिसको मुझे देखकर ऐसा लगा कि हाँ वही है जो आपको डिजर्व करता है। सारे लोगों में बस वही एक इंसान मुझे ऐसा लगा जो आपके लायक है। फिर पोर्शिया बोलती है कि सचमुच वो हमारा प्रेज डिजर्व करता है। अब इतने में एक सर्वेंट आ जाता है और वो बोलती है कि क्या हुआ, बताओ क्या न्यूज़ है। सर्वेंट आता है और बोलता है कि चारों सूटर्स जाने के लिए तैयार है मैडम, और एक मैसेंजर आया है जो कि प्रिंस ऑफ मोरक्को के आने का मैसेज देने के लिए आया हुआ है, और प्रिंस ऑफ मोरक्को रात तक यहाँ पर होंगे। तो फिर पोर्शिया बोलती है कि जैसे मैंने इन सारे सूटर्स को, जितनी खुशी से मैंने इन्हें विदा किया, अगर उतनी ही खुशी से मैं ये 5वें सूटर, यानी कि जो भी सूटर आ रहा है उसे अगर मैं वेलकम करूँगी, यानी कि वो बोल रही अगर वो इस लायक होगा कि मुझे खुशी होगी उसे वेलकम करने में, तो सचमुच मुझे खुश होना चाहिए उसके आने पर। फिर पोर्शिया बोलती है कि जो ये सूटर आ रहा है, अगर इसका नेचर सेंट की तरह रहा लेकिन इसका कलर या फिर इसका लुक डेविल की तरह रहा, तो बेटर ये होगा कि ये मेरे रिलीजियस कन्फेशन सुने इंस्टेड ऑफ मैरिंग मी। फिर पोर्शिया बोलती है कि जैसे ही हम एक सूटर के लिए दरवाज़ा बंद करते हैं, दूसरा सूटर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, और इसी के साथ ये सीन एंड हो जाता है।
Subscribe now to get all the latest updates.